नमस्कार दोस्तों। 5 दिनों के भीतर नोटों का यह अंबार, 2,000 और 500 के नोटों का यह जखीरा दूसरी बार दिखा है। 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मंत्री ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब करीब 20-21 करोड़ कैश मिले थे। और 5 दिन बाद यानी कल दोपहर से लेकर रात तक चली छापेमारी में एक बार फिर से करीब करीब 29 से 30 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उसी महिला के घर से जो पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, स्मॉल टाइम एक्ट्रेस है, मॉडलिंग की है, छोटी मोटी फिल्मों में भूमिका निभाई है, लेकिन खास पहचान यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत हैसियत वाले ममता बनर्जी के बेहद करीबी 11 सालों से लगातार मंत्री रहने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, भरोसेमंद हैं और तो और हर तरह से राजदार हैं। तभी तो पैसा कमा रहे थे पार्थ चटर्जी, मंत्री रहते हुए लूट रहे थे पार्थ चटर्जी, बिचौलियों के दम पर, नौकरशाहों के दम पर, या और भी जो सत्ता में इधर उधर जो लोग शिक्षक की नियुक्ति में घोटाले घपले कर रहे थे, या पार्थ चटर्जी और भर्ती घोटाले के बीच में तार का काम कर रहे थे, उससे जो पैसे की उगाही हो रही थी और जो पैसे इकट्ठा हो रहे थे, वो पैसे रखा जा रहा था पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर। कल ईडी ने जो छापेमारी की, देर रात तक नोटों की गिनती होती रही। तस्वीरें लगातार ट्विटर पर मैं देख रहा था कि किस तरह से ईडी के अधिकारी मशीन लेकर, नोटों की मशीन लेकर जा रहे थे। 3 या 4 मशीनें लगाई गई और नोटों की गिनती की गई। देर रात करीब करीब 1 बजे पता चला कि ये जो नोट कल बरामद हुआ है 29 से 30 करोड़, कुल 50 करोड़ से ज्यादा, 51 करोड़ लगभग। इसमें सोना और बाकी चीज को हटाइए और कहा जा रहा है ये बरामदगी 100 करोड़ तक हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन कल जो हुआ है जरा वो सुनिए। और सवाल ये कि 5 दिन बाद भी पार्थ चटर्जी अभी तक ममता सरकार में बने क्यों हैं, उन्हें निकाला क्यों नहीं गया है, उस पर भी बात करेंगे। पहले जरा कल की बात। कल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पहले छापेमारी हो चुकी थी। बेलघरिया इलाका है जहां एक अपार्टमेंट में 9वीं मंजिल पर, और अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ये 29-30 करोड़ बरामद हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फ्लैट से ये फ्लैट बंद था, चाबी नहीं मिली ईडी के अधिकारियों को। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने ताला तोड़ा, चाबी वाले को भी बुलाया, नहीं खुला शायद। उसके बाद ताला तोड़ा गया और तोड़कर ईडी के जो अधिकारी थे वो अंदर दाखिल हुए। उसके बाद फ्लैट में, कमरे में और टॉयलेट में तरह तरह से नोट ठूस कर रखे गए थे, बोरे में, लिफाफे में, कुछ बक्से में भी, कुछ बैग में भी। और उसके बाद फिर मशीनें बुलवाई गई। तस्वीरें आप वो भी देख रहे हैं कि मशीनें आई और मशीनों से नोटों की गिनती हुई, घंटों गिनती हुई। कभी लगा 19 करोड़ है, कभी लगा 22 करोड़ है, कभी लगा 24 करोड़ है। खबरें लगातार, तस्वीरें आती रही। देर रात 12:30-1 बजे पता चला कि ये नोट लगभग 29 से 30 करोड़ है। अब जरा सोचिए, 30 करोड़ की बरामदगी एक ही फ्लैट से। वो फ्लैट जिस पर ताला बंद था, वो फ्लैट जिसमें कोई रहता नहीं था, और वो फ्लैट जिस फ्लैट का मेंटेनेंस का चार्ज सोसाइटी को नहीं दिया गया था। और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर साल 2022 में जनवरी से मार्च तक का 11,819 रुपए का मेंटेनेंस का बकाया का नोटिस चिपका हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मतलब अर्पिता मुखर्जी के नाम से जो ये फ्लैट है बेलघरिया इलाके में, उसका मेंटेनेंस सोसाइटी को नहीं दिया गया, लेकिन फ्लैट के अंदर
करीब 30 करोड़ कैश और सोना, 3 से 4 किलो सोना, चांदी के सिक्के और दस्तावेज, ये सब रखे हुए थे। अब अगर 2 फ्लैट से 50 करोड़ की बरामदगी हुई है, सोना चांदी की कीमत का भी आकलन 5 किलो 7 किलो कहा जा रहा है, उसका आकलन भी ऐसे करोड़ों में हो सकता है। जो दस्तावेज और बाकी बेनामी संपत्तियां अभी पता लग रही हैं या लगेंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, उसी बीच ये घोटाले हुए शिक्षक की नियुक्तियों में, और उस घोटाले की आंच कई साल बाद पार्थ चटर्जी तक पहुंची जब कोर्ट में याचिका गई। हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच पूछताछ शुरू की तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखा। उसके बाद ईडी की एंट्री हुई और सीबीआई जांच के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया। सीबीआई जांच से सरकार सहमत नहीं थी और उसके बाद अब जब पर्दा उठ रहा है तो पता चल रहा है 50-52 करोड़ तो कैसे मिला है। और जिस ढंग से घोटाले हुए उसकी जो परतें और कहानियां आ रही हैं वो कम दिलचस्प और सनसनीखेज नहीं है। पता चला कि नियुक्तियां जो की गई शिक्षकों की, पार्थ चटर्जी का एक बॉडीगार्ड जिसका नाम कहा जा रहा है विश्वेश्वर मंडल है शायद, पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों की भर्ती हो गई शिक्षकों में, जिसमें उसकी भाभी, भाई, दामाद सभी सरकारी शिक्षक बन गए। उनके खिलाफ भी कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सोमवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है, कोलकाता हाईकोर्ट ने, कि उन नियुक्तियों की भी जांच हो कि एक बॉडीगार्ड, एक अंगरक्षक के 10 रिश्तेदारों की नियुक्तियां कैसे हो गई। अब सवाल ममता बनर्जी पर भी है। जिस ढंग से इस रकम की बरामदगी हुई है, कहा जा रहा है कि पूरी एक चेन थी जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख मानिक भट्टाचार्य जो विधायक है टीएमसी के, उनसे भी पूछताछ हो रही है। ईडी के शिकंजे में मानिक भी हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े थे 2012, 13, 14 तक, 15 तक, और जिनके तार पार्थ चटर्जी से थे और जिनका रिश्ता इस घोटाले से है, वो सब जांच के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात अर्पिता के बारे में हो सकता है बहुत कुछ आप जान चुके होंगे। मैं 5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से एक ब्लैक डायरी बरामद हुई है और उस डायरी में बहुत पैसे देने वालों के भी नाम हैं या बहुत अहम जानकारियां हैं। अर्पिता ने जो ईडी से पूछताछ में कहा है कि पार्थ उनके तथा एक महिला के घर का इस्तेमाल बैंक की तरह कर रहे थे। यह आज के अखबार में कहीं खबर छपी है। महिला पार्थ की दोस्त थे, सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। पार्थ की महिला मित्र का कहना है, अर्पिता का, कि रुपए अक्सर मंत्री के लोग लेकर आते थे, खुद नहीं लाते थे। मतलब पार्थ चटर्जी ने एक पूरी चेन बना रखी थी जो पैसा कलेक्ट करते थे, रिश्वत लेते थे नियुक्तियों के बदले या बाकी काम के बदले भी, अभी तो पता चलना है, लेकिन यह मुख्यतः शिक्षक भर्ती घोटाला से जुड़ा मामला है। और उसके बाद उनके लोग अर्पिता चटर्जी के नाम से जो फ्लैट्स हैं उन फ्लैट्स में पैसा रखने का काम करते थे, ऐसा अर्पिता का कहना है। लेकिन अर्पिता चटर्जी का अगर देखेंगे, अर्पिता चटर्जी से पार्थ के रिश्ते, अर्पिता चटर्जी के साथ सार्वजनिक तौर पर अलग अलग मंचों पर पार्थ का अर्पिता मुखर्जी के साथ पार्थ चटर्जी का अलग अलग मंचों पर होना, अर्पिता मुखर्जी का छोटी छोटी फिल्मों में काम करना, फिल्मों में काम करने के बाद छोटी छोटी भूमिकाएं, उसके बाद पार्थ चटर्जी के साथ चाहे दुर्गा पूजा की कोई समिति का हिस्सा बनना या राजनीतिक छोटे मोटे मंचों पर होना या पार्थ चटर्जी की जो सभाएं या चुनाव के लिए जो प्रचार अभियान है उससे हिस्सा बनना, ऐसे बहुत तरह के सवाल कोलकाता और बंगाल के अखबारों में और बंगाल के समाज में तैर रहे हैं कि आखिर इन दोनों के ऐसे रिश्ते थे कि पार्थ चटर्जी का कमाया हुआ पैसा कहीं डंप किया जा रहा था तो अर्पिता मुखर्जी का घर था। अब दोनों शिकंजे में हैं और इससे यह अंदाजा लगता है कि ये लोग और ये पूरा सिंडिकेट किस तरह से बंगाल में लूटने का काम कर रहा था। खुलासा हुआ कई सालों बाद। पार्थ चटर्जी पहली सरकार में, जैसा कि मैंने कहा, 2011 से 2016 तक शिक्षा मंत्री थे और अभी वो कॉमर्स मिनिस्टर है, उद्योग और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर। उसके बाद के घोटाले की भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी फितरत हो वो उसके बाद क्या कर रहा होगा इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है।
पार्थ चटर्जी वैसे ही हैं, अर्पिता मुखर्जी वैसे ही हैं, दोनों के रिश्ते हैं, दोनों पावर सेंटर में हैं, ममता बनर्जी के करीबी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 14, 15, 16 में घोटाले किए और उसके बाद से 8 साल से वो ईमानदार बने। तो ये एक बड़ा सवाल अब ममता बनर्जी पर भी है। पार्थ चटर्जी से जब कल पूछा गया इस्तीफे की बात, तो उन्होंने, पार्थ चटर्जी ने कहा कि मैं क्यों गुस्से से तमतमाए हुए अस्पताल से जब वो बाहर जा रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि वो मंत्री पद से कब इस्तीफा दे रहे हैं या इस्तीफा पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से से तमतमाए कहा, इस्तीफा देने की जरूरत क्या है। सवाल तो यह है कि पार्थ चटर्जी 5 दिन तक मंत्री पद पर बने कैसे हैं। पहले दिन जब नोटों की बरामदगी हुई 23 जुलाई को, सीधे सीधे 21 करोड़ की बरामदगी कैश की। और पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के रिश्ते जग जाहिर है, ममता बनर्जी भी जानती हैं। ममता बनर्जी ऐसे कार्यक्रम में भी जा चुकी हैं, सब कुछ सबूत के तौर पर सामने। तो सवाल तो यह है कि उन्हें बर्खास्त मंत्री पद से 5 दिन बाद भी क्यों नहीं किया गया है और 5 दिन तक मंत्री पद पर क्यों है। 3 दिन पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि जो भी कसूरवार है उसे मैं बचाना नहीं चाहती, जो भी दोषी है उसे बचाया नहीं जाए, उसे चाहे जितनी बड़ी सजा दी जाए अगर वो गुनहगार है तो। फिर कल भी ममता बनर्जी का कुछ आया है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और ये कंगारू कोर्ट चल रहा है, ऐसा कुछ ममता बनर्जी ने कहा है। अब सवाल मीडिया ट्रायल का है ही नहीं, सवाल इन तस्वीरों का है, सवाल इन सबूतों का है। सवाल यह है कि सब कुछ अब ऑन कैमरा है। उसके बाद भी अगर पार्थ चटर्जी कैबिनेट में अभी तक बने हैं, पार्टी में अलग अलग पदों पर बने हैं, जो मैं देख रहा हूं कई पद पार्थ चटर्जी के पास हैं, जिसमें वो महासचिव तो हैं ही और भी कई पद हैं। पार्टी में महासचिव हैं, उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी परिषद और वाणिज्य मंत्री का पद उनका जो है अभी बरकरार है। लोग, विपक्ष तो मांग कर ही रहा है पार्थ चटर्जी को पार्टी और सरकार से निकालने का। कुणाल घोष जो सांसद हैं टीएमसी के, उनकी भी अभी खबर मैं कहीं देख रहा था, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि पार्थ चटर्जी को अब मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब पैदा यह हो रहा है कि अगर पार्थ चटर्जी ने 50 करोड़ सिर्फ डंप किया अर्पिता मुखर्जी के घर पर, सोना और बाकी से जोड़ लेंगे तो 55 करोड़ से ज्यादा है। अभी बेनामी संपत्ति का पता नहीं चला है। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद इस 8 साल में क्या हुआ, ना वो जांच के दायरे में है, ना पता चले जांच शिक्षक भर्ती घोटाले की हो रही है। तो फिर ये घोटाला, ये घपला, ये करप्शन कितने करोड़ का है। और क्या पार्थ चटर्जी इतना करप्शन कर रहे थे एकदम, जिसको कहते हैं इतना पैसा अगर कोई मंत्री ले रहा होता है तो मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा कि उसके लीडर को या मुख्यमंत्री को ये कुछ पता ही नहीं चले सालों साल तक। सबका एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, चीजें छन कर आती हैं। तो वो कैसे टिके रहे, और टिके रहे तो उसकी वजह क्या है। तो सवाल ममता बनर्जी की साख पर भी है, सवाल इस पर भी है कि अगर कोई मंत्री सत्ता में रहकर ऐसे करोड़ों अरबों लूटता है उस देश में, उस प्रदेश में, जहां लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, 5, 7, 8 हजार की नौकरी के लिए तरसते हैं, जहां 2 वक्त मुकम्मल खाना मिल जाए, उसके लिए लोग दिन रात मेहनत और मशक्कत करते हैं। उस सूबे में जहां विकास के कई इंडेक्स पर सरकारों को काम करना है ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, उस सूबे में या उस देश या उस प्रदेश में अगर मंत्री और मंत्री की महिला मित्र ऐसे करोड़ों रुपए जमा कर रही है या करोड़ों रुपए की वसूली होकर कहीं डंप किया जा रहा है, तो सोचा जा सकता है कि यह सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है। और अगर यह सिंडिकेट काम कर रहा है तो फिर इस सिंडिकेट को तोड़ने और ऐसे लोगों को सलाखों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भी होती है। लेकिन तब बशर्ते वो पाक साफ हो। ये चंद सवाल ममता बनर्जी से भी अब पूछे जाने चाहिए। मैं देख रहा हूं पार्थ चटर्जी का इतिहास, बहुत सारे लोग उनके बारे में लिख बोल रहे हैं और पार्थ चटर्जी और ममता बनर्जी के रिश्तों को लेकर भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी के बहुत भरोसेमंद और विश्वास पात्र थे। अब ये जांच का दायरा अगले कुछ दिनों में कहां जाता है वो अलग बात है।
सवाल यह भी उठ रहा है कि ईडी ने सेलेक्टिव ढंग से ईडी छापेमारी ईडी के अधिकारी करते हैं, या ईडी का इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से विपक्ष को साधने, विपक्ष को पकड़ने, विपक्ष पर शिकंजा कसने, विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए सरकार करती है। इसमें कोई शक भी नहीं है। तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि बीते 8 सालों में ईडी के शिकंजे में सिर्फ विपक्ष के नेता आए हैं, या सीबीआई के दायरे में ज्यादातर विपक्ष के नेता आए, इसमें कोई शक नहीं। ईडी सरकार, जैसे सीबीआई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था से सालों पहले यूपीए के समय कि सरकार ईडीआई पिंजरे में बंद, माफ करें, सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। ईडी या सीबीआई पर तमाम तरह के आरोप अपनी जगह है, सेलेक्टिव होने के आरोप भी अपनी जगह है, जो सब कुछ सामने है, लेकिन यहां तस्वीर भी अपनी जगह है। अगर यह तस्वीर है, अगर नोटों की बरामदगी है, अगर करप्शन को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, अगर सबूत मिल गए, तो फिर सिर्फ कार्रवाई की बात होनी चाहिए। फिर उसको ये कहकर लीपापोती नहीं की जा सकती कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, कंगारू कोर्ट चल रहा है। ये कहने का वक्त अब नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करता हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं ईडी को लेकर। उन सवालों के विस्तार में जाने का भी वक्त नहीं, किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे। बहुत सारे आंकड़े ईडी की भूमिका को लेकर हैं। फिलहाल मकसद ये था समझना और ये देखना कि कैसे अगर नेता या मंत्री सत्ता के हनक या सत्ता के दम पर अगर करप्शन करना चाहता है या करप्ट होता है, तो ऐसे कैसे नोट बरामद होते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।